Hi everyone. So financial year 2021 was the year of IPOs. क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 10th रैंक करती है इन द टर्म ऑफ द IPOs इन द ईयर टिल डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021. सो ये अपने आप में बहुत अच्छी रैंकिंग तो नहीं है, बट येस दिस इज अ गुड रैंकिंग. और फाइनेंशियल 2021 कहीं ना कहीं आईपीओ का ईयर रहा है, ये हम सबको पता है. बहुत सारे आईपीओज आए, कुछ आईपीओज ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, कुछ आईपीओज डाउनफॉल भी हुए. सो ऐसा हुआ क्यों ईयर 2021 आईपीओ का ईयर रहा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे. तो ईयर 2021 आईपीओस का ईयर रहा, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, बट आउट ऑफ देम मैं कुछ 3 रीजंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. पहला रीज़न कि कोविड-19 ने बिजनेसेस को इम्पैक्ट किया और बिजनेस को फंड की ज़रूरत पड़ी. ये एक सबसे नॉर्मल रीज़न है जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रहा था. बट सेकेंड मेन रीज़न, स्टॉक मार्केट में एक्टिविटीज़ बढ़ गई फाइनेंशियल 2021 में. एज पर द SBI रिपोर्ट, over the above 1.42 new million users or new million investors I would say has invested in the financial year 2021. तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख मिलियन यूजर्स मिले नहीं, तो कंपनीज क्यों ना इस चीज़ को कैच करे, और कंपनीज ने यही किया, इन यूजर्स को कैच किया, आईपीओस लेके आए, उनसे फंड रेस किया. ये एक सबसे बड़ा रीज़न था. क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही इंडिया में कोविड आया, लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन की वजह से लोग मार्केट तो जा नहीं सके, उन लोगों ने स्टॉक मार्केट जाना शुरू कर दिया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारी ऐप्स आ गई, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे न्यू ऐप्स इसकी वजह से, जो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए, ब्रोकिंग चार्जेस को कम कर दिया, लोगों के लिए ईजी कर दिया, यूज़र फ्रेंडली कर दिया, स्टॉक बाय करना, सेल करना, डेली सजेशंस देने शुरू करे, रिकमेंडेशन देने शुरू करे, स्टॉक मार्केट को समझाना शुरू किया. और उस वजह से हुआ ये कि स्टॉक मार्केट पीक पर आ गई और लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर एंटर हुए, जिसको कंपनी ने भी कैच किया और अपने आईपीओस लेकर आई. और एक थर्ड रीज़न, पब्लिसिटी. पब्लिसिटी इसलिए कि जैसे ही आईपीओ आता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आपको पब्लिसिटी मिल ही जाती है, लोग आपके बारे में बातें करने ही लग जाते हैं. तो यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया में 2021 में बहुत सारे आईपीओस आए. तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि इंडिया में कितने आईपीओस आए इन द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स. सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी तक 2022 में 6 आईपीओ आ चुके हैं, 2021 में 63 आईपीओस आ गए थे, 2020 में 16. अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 2021 में ही सबसे ज़्यादा आईपीओस आए इंडिया में. रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. बट ठीक है, इतने आईपीओस आए, डाउनफॉल भी हुए, बहुत सारे आईपीओस गिर गए, मतलब रेट इतने ज़्यादा कम हो गए जो कि अनएक्सपेक्टेड था. तो इसकी वजह से अब हमें करना क्या है, हमारी आगे की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, हमें वो समझनी होगी कि जो ईयर 2021 में हमारे साथ हुआ वो ईयर 2022 में ना रिपीट हो. तो चलिए समझते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको बताएंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है और क्या क्या हमें सीखा है अभी तक के आईपीओ डाउनफॉल से. ईयर 2021 के फेल आईपीओ में से सबसे बड़ा आईपीओ जो लोगों को लगता है या पता है वो है पेटीएम. कहीं ना कहीं सबको यही अंडरस्टैंडिंग है कि पेटीएम सबसे बड़ा फेल आईपीओ है, जबकि ऐसा नहीं है. मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन सा आईपीओ सबसे ज़्यादा जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए. बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये चीज़ पहले भी हुई ईयर 2008 में रिलायंस पावर आईपीओ के साथ. तब भी जब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एटलीस्ट डबल प्रीमियम देने वाला है, लिस्टिंग होगी डबल इशू प्राइस पे, बट ऐसा हुआ नहीं. इशू प्राइस के थोड़े से ही प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई और उसके बाद ही वो प्रीमियम होते ही वो डाउनफॉल हुआ, और उसके बाद वो कभी भी अपने इशू प्राइस पर उस टाइम के लिए आया ही नहीं. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आईपीओ आते ही हमें बहुत अच्छा प्रीमियम दे देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता. रेयर केसेस में ऐसा हो रहा है. मेजरली लोगों को ये लगता है कि पेटीएम आईपीओ ने ही सबसे नेगेटिव हमें रिटर्न दिया है, जबकि ऐसा नहीं है. पेटीएम आईपीओ ज़्यादा चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि लोगों ने इसके बारे में बहुत बातें करी. वो एक रिनॉन ब्रांड था, इसलिए शायद चर्चा में रहा कि वो सबसे नेगेटिव आईपीओ था, बट ऐसा नहीं है.
तो चलिए एक बार समझते हैं। सबसे नेगेटिव आईपीओ जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मैं कार ट्रेड टेक की बात करूं तो -47.5% रिटर्न उसने दिया, जबकि 197 कम्युनिकेशन जो कि है पेटीएम उसने दिया -39% रिटर्न। और भी बहुत सारे अगर हम विंडलेस बायोटेक की बात करें तो उसने -42.7 रिटर्न दिया, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स और भी हैं जिन्होंने हमें माइनस में रिटर्न दिया विच इज़ ओवर एंड अबाउट 30%। इवन कल्याण ज्वेलर्स ने भी -22.4% रिटर्न दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पेटीएम आईपीओ ही सबसे नेगेटिव आईपीओ था। आई अंडरस्टैंड यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एंटर हो चुकी है स्टॉक मार्केट में, और यंग जनरेशन की हमेशा कोशिश रहती है कि वो टेक सेवी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज, इंटरनेट बेस्ड मॉडल्स में इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, पेटीएम, नाइका, इन तरीके के जो इंटरनेट बेस्ड मॉडल्स हैं उनमें इन्वेस्ट करती है यंग जनरेशन। और बट आई हैव अ रिक्वेस्ट कि सबसे पहले उन जो पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो भी एक बार समझ ले आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि ये एक लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं कि, और मुझे लगता है कि आपको भी हेल्पफुल होंगे किसी भी आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसे ही अगर एक मैं रिसेंटली एग्जांपल लूँ डिलीवरी कंपनी का, तो डिलीवरी भी आईपीओ रेस में एंटर हो चुकी है। डिलीवरी ने वैल्यूएशन किया $5.5 बिलियन का, जो कि ब्लू डार्ट जैसी कंपनी से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में वैल्यूएशन अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली नेट रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है। तो हमेशा वैल्यूएशन को ध्यान से देखिए कि वो एक्चुअल वैल्यूएशन है भी या नहीं। वैल्यूएशन के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी की सेल्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करनी चाहिए। अगर हम पेटीएम के लास्ट ईयर्स का डाटा देखें तो उनकी सेल्स कॉन्स्टेंट थी, वहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं हुई। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कंपनी का मॉडल इस तरीके से होना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ दिखे, जहाँ पे सेल्स हो, जहाँ पे कंपनी के मेन ऑनर्स की कोई बैड इंटेंशन ना हो, वो पार्टिसिपेंट करते हो कंपनी के अंदर। दे आर द पार्टिसिपेंट जो डिसीजन लेते हो, डिसीजन टेकर्स होते हो कंपनी को, उनका एक विजन हो कंपनी को आगे ग्रो करने का, ये बहुत हेल्प करता है। सेकेंड एक्सपीरियंस, कभी भी क्विक रिटर्न्स को मत देखिए जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अर्लियर भी यही हुआ कि कुछ आईपीओज ऐसे आए जो कि डे 1 पे तो नेगेटिवली परफॉर्म किया, बट धीरे धीरे वो स्टेबल हो गए। तो इसलिए कभी भी आईपीओ ये सोच के मत लीजिए कि हमें जिस दिन लिस्टिंग होगी उसी दिन हमें प्रीमियम मिलेगा और उसी दिन हम उसे सेल करने वाले हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप हमेशा लॉन्ग रन का देख के सोचिए कि लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ टाइम पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए ना तो उसके लिए माहौल बना दो, और ये ही बड़ी बड़ी कंपनियां आज की डेट में कर रही है। आईपीओ लाने से पहले उसके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है। लोगों में इस तरीके से आईपीओ के एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि आईपीओ आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, इसमें आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। और उस टाइम पे मार्केटिंग एड्स के थ्रू ये कंपनीज बहुत इन्वेस्ट करती हैं, जिससे कि लोग आईपीओ के बारे में ना ही सिर्फ अवेयर हो बट उनका मन करे इन आईपीओ में पैसा लगाने का। इस तरीके से क्रिएटिव ऐड चलाए जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इनके बेस पे डिसीजन मत लीजिए कभी भी। काफ़ी बार होता क्या है, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं स्टॉक मार्केट में जो कि जिनको कंपनियां पैसा देती है और उनसे ये बोलती है कि आप इस आईपीओ के बारे में लोगों को रिकमेंड करिए, तो कि गलत है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा कर भी रहा है तो उसको एटलीस्ट उस स्टॉक को पूरी तरीके से स्टडी करके और डिसीजन देना चाहिए कि एक्चुअल में ये जस्टिफाई है या नहीं, उस आईपीओ को बाय करना लोगों को कितना हेल्पफुल होने वाला है। आजकल हो क्या रहा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ज़माना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये है जिसके अंदर मेजरली लोग एक इन्फ्लुएंसर के बेस पे अपना डिसीजन टू बाय लेते हैं कि उनको क्या खरीदना है, वो इन्फ्लुएंसर उन्हें बताता है, या वो उससे इम्प्रेस होकर उसकी हैबिट्स को देख के अपना डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे केस में उस इन्फ्लुएंसर्स को कंपनीज अप्रोच करती है और अपने आईपीओज का एडवर्टीजमेंट कराती है। इससे होता क्या है कि जो लोग उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं वो उसके बताए हुए स्टॉक, उसके बताए हुए आईपीओज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे कंपनीज का अपना मोटिव पूरा हो गया, उन्होंने ऐड कर दिया एक तरीके से और लोगों ने आईपीओज को बाय भी कर लिया। तो इसलिए ध्यान रखिए कि
स्ट्रैटेजी समझे कंपनी की, कभी भी सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक से आईपीओ को बाय मत करिए। सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा न्यू इन्वेस्टर्स के लिए है। न्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई उनका फ्रेंड या कोई भी स्टॉक के आईपीओ बताता है वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ज़रूरी नहीं है सबके लिए सारी स्ट्रैटेजी सेम हो। सब लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं जिसमें कुछ स्टॉक हाई रिस्की होते हैं, कुछ कम रिस्की, कुछ मॉडरेट, इस तरीके से सब लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। और आप सिर्फ हाई रिस्क सुन के आप सिर्फ एक आईपीओ स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिग नेम्स या बिग कंपनीज़ के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको एक अच्छी ग्रोथ देने वाली है। हम सब देख चुके हैं कि पेटीएम आईपीओ कैसे ज़मीन पे आके गिर चुका है। बहुत बड़ा नाम था और जो उतने ही बड़े तरीके से फेल हुआ। इसलिए कभी भी बड़े नामों के चक्कर में मत जाइए। छोटी कंपनी, छोटे नाम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनकी स्ट्रैटेजी सही है, उनकी बुक सही है, स्टॉक मार्केट को आप अच्छे से समझ रखते हैं, पकड़ रखते हैं, तो उनको पढ़िए फिर डिसाइड करिए। सो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प की होगी कि कैसे हमारा लास्ट ईयर आईपीओज़ का साल रहा और हमने क्या क्या सीखा और उन गलतियों को हम इस साल नहीं रिपीट करेंगे। तो अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।